आप सुन रहे हैं शिवानी जी का प्रसिद्ध उपन्यास मायापुरी का भाग 2। एक लंबी सांस खींचकर गोदावरी बोली, अब कितनों की ऐसी नज़र रह गई है बेटा। माँ के दीर्घ निश्वास में सतीश को सविता के कटे केशगुच्छ, आधा तन उघड़ा ब्लाउज, लिपस्टिक रंजित ओष्ठ सभी फिर स्पष्ट हो उठे। शोभा कटोरी में पानी ले आई। अविनाश ने रुमाल भिगोकर दाग छुड़ा लिया। इतने में मंजरी आ गई। उसके आते ही कमरे में फिर उल्लास की लहर सी आ गई। वो आते ही बोली, अम्मा, हमारी मार्बल ने तो बड़े जोश में आकर अंगूठी दे दी, पर भाभी जी की अंगुली में फंस गई। अब तुम जो चूड़ियाँ बनवाओगी जरा ठीक से माप कर। बीच ही में टोक कर गोदावरी बोली, चुप मुँह जली, जब देखो तब ठिठोली करती है। अच्छी तंदुरुस्ती हजार नियामत, कैसा रंग है उसका, तपा सोना धरा है। मेरी सास कहा करती थी कि बहू आए तो ऐसी जो एक हाथ 10 सेर की पतीली उठा ले। अरे जब मैं ब्याह के आई थी तो खाना पकाकर चौका छोड़ाती थी, परसने जाते थे तेरे पिताजी। इतनी बड़ी बड़ी पतीलियाँ मुझसे उठती ही ना थी। 10 सेर की कढ़ाई में कढ़ी बनती थी। 30 जने सुबह शाम खाते थे। 8-8 बहुएं तरकारी काटने में जुटती थीं। 10 सेर उड़द की बड़ियाँ मिनटों में पड़ जाती थीं। अब ना वो परिवार रहा ना वो मेल। अब तो तुम लोगों को चाहिए न सास न ससुर न देवर न जेठ, बस मैं और मेरा मुंशी। दुबली पतली बहू को पहले दुर्भाग्य समझते थे। तेरी भरतपुर वाली चाची को ब्याह के पहले हो गया था मलेरिया। तेरे दादाजी अड़ गए। ये भी क्या बहू, फूंक मारो तो उड़ जाए, मैं वैद्य हकीमों में ही लुट जाऊंगा। चाची के पिता थे गांव के मुखिया। पैर पकड़कर बोले, 2 महीने में अपनी बहू को फिर देख जाइए। खिला पिलाकर 2 माह में चाची की तंदुरुस्ती निखर आई तो दादाजी फिर पहुँचे। देख कर निहाल हो गए। ब्याह कर लाए तो डोली चरमरा उठी थी। अब वो जमाना कहाँ जब हाथ के कंगन देखने के पहले बहू की कलाई देखी जाती थी। तब तो अभी से ही मक्खन खाना आरंभ कर दे मार्बल, मंजरी बोली, नहीं तो विवाह के मार्केट में तो मिट्टी के मोल बिकेगी। शोभा के पहले तो तेरी भी सुझानी पड़ेगी, गोदावरी बोली। सतीश, अब इसके लिए भी कोई लड़का देखना है, 1-2 जगह कुंडली मांगी भी है। अपने विवाह का प्रसंग छिड़ता देख मंजरी लजाकर उठ गई। पीछे पीछे शोभा भी चली गई। गोदावरी को मंजरी के लिए सुयोग पात्र की बड़ी चिंता हो उठी थी। जैसे उन्मुक्त वातावरण में मंजरी पली थी, वैसे ही घर उसके लिए आवश्यक था। वर्ण श्याम होने पर भी मंजरी की रुचिर मुखश्री दोष रहित थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और तीखी सुडौल नासिका में वो छोटी सी हीरे की कड़ी पहने रहती। उसकी प्रत्येक बात के साथ उसका अंग प्रत्यंग बोल सा उठता था। लापरवाही से ढीली ढाली गुथी लंबी लंबी वेड़ियों को वो बार बार पीछे फेंकती। शोभा और मंजरी पास पास बैठी कितना सुरम्य चित्र प्रस्तुत करती थीं। यही सोच रहा था अविनाश। एक शांत सौम्य स्वल्प भाषिणी, दूसरी चंचल श्यामा मुखरा। एक हंसती भी तो दंतावली नहीं दिखती, दूसरी की चपल चंचल हास लहरी घर गुंजा देती। मंजरी को अविनाश ने तब से देखा था जब से वो अपने अंग्रेजी स्कूल की नीली ट्यूनिक पहन 2 छोटी छोटी वेड़ियाँ हिलाती रिक्शे में जाती थी। एक बार वो रिक्शे से गिर पड़ी तो अविनाश ने उसके आंसू पोंछकर उसको चुप करा दिया था। कभी उसके पैरों पर खड़ी होकर मचल जाती, झूला झुलाइए। अपने पैरों पर उसे खड़ी कर वो देर तक झूला झुला देता। छोटी सी वेड़ियाँ हिलाती नीली ट्यूनिक वाली मंजरी एकाएक न जाने कब बड़ी हो गई। अब उसे पहले की भांति मंजू कहकर पुकारने में भी संकोच होता। मंजरी भी उसी सरल भाव से उसके पास बैठ जाती। कभी ताश खेलने को मचलती, कभी सिनेमा दिखाने की जिद करती। आज भी वो फिर पर्दा हटाकर कमरे में चली आई। बोली, अविनाश भैया, आज यहीं रह जाइए, बड़ी रात हो गई है, खूब देर तक ताश खेलेंगे। हाँ, यहीं रह जाओ ना बेटा, गोदावरी स्नेह सिक्त स्वर में बोली। सतीश के कमरे में एक कैंप कॉट भी पड़ी है, बाहर तो पानी पड़ रहा है। सतीश के कमरे में खाट पर बिस्तर बिछ गया। जनार्दन घूमकर लौटे तो शोभा आचमनी पंचपात्र रखाई और बोली, मौसा जी, आप भी संध्या कर लीजिए। आज तो आप बहुत थक गए होंगे, अकेले ही घूमने भी चले गए, भीगे तो नहीं? नहीं बेटी, क्लांत स्वर में वे बोले, छाता ले गया था, पर घूमना तो तेरे बिना अच्छा नहीं लगता। शोभा ने उनके खड़ाऊ लाकर पैरों के पास रख दिए और चौके में चली गई। वहीं सतीश और अविनाश बैठे होंगे, उसने सोचा भी नहीं था। साड़ी का अंचल गले से लपेट वो कुछ गुनगुनाती चली आ रही थी। उन्हें देखकर वो ठिठक कर खड़ी हो गई। आइए आइए, अविनाश बोला, आप ही का इंतज़ार हो रहा था। क्यों मंजरी, अब मेरी समझ में तुम दोनों पार्टनर हो और मैं और सतीश। नहीं नहीं नहीं, मंजरी ने कहा, बड़े चतुर हैं आप दोनों।
बेईमान मित्र एक होकर हमें हरा देंगे, आप और मार्बल, मैं और भैया। शोभा बोली, आप लोग खेलिए, मैं बैठकर देखूंगी। मंजरी ने कहा, जी हाँ, पर देखने लायक चीज़ तो आप हैं। एक चौखट चढ़ाकर कांच और लगा दें, फिर आपको दीवार पर टाँग कर हम सुविधा से खेलेंगे। शोभा को भी हंसी आ गई। पूजा के दिन भी सतीश उसे भली भांति देख नहीं पाया था। आज इतने निकट से उस नव तारुण्य से दीप्त अद्भुत नारी को देखा। हंसने के साथ साथ उसके गालों में गहरे गड्ढे पड़कर फिर सिमट गए थे। वो अविनाश के सामने बैठ गई। ताशों को फेंकती उठाती वो सरस लंबी उंगलियां सतीश को बार बार दिख रही थीं। गांव की देहातन लड़की की कल्पना से वो कितने विपरीत थी। उसकी सादी साड़ी भी ढंग से पहनी गई थी। उसके खद्दर के ब्लाउज के चौकोर गले से उसकी पतली सोने की चेन शरीर के रंग से घुलमिल सी गई थी। खेल बड़े उत्साह से चल रहा था कि खिड़की से कुछ शोर सा सुनाई दिया। मंजरी चौकन्नी होकर सुनती रही, फिर ताश छोड़कर बोली, मुर्दा जा रहा है, चल शोभा देखें। दोनों उठकर खिड़की पकड़कर खड़ी हो गईं। राम नाम सत्य है कि ध्वनि स्पष्ट होती गई। अर्थी में थोड़े से ही लोग थे। किसी सुहागिन की अर्थी थी। ऊपर से रंगीन चुंदरी पड़ी थी। गैस के उजाले में अर्थी पर पड़ा फूलों का हार स्पष्ट दिख रहा था। क्यों मंजरी, इरादा है साथ में जाने का? अविनाश बोला। वो वैसे ही अपने आप से मरी जा रही है, शोभा बोली। मुर्दे का नाम सुनकर तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। तो क्या आपको भय नहीं लगता? अविनाश ने पूछा। शोभा शांत धीमे स्वर में बोली, मुझे कभी भय नहीं लगता। एक बार हमारे गांव की एक स्त्री घास काटते में पहाड़ से फिसलकर गिरकर मर गई थी। वो अपने घर में अकेली ही थी। बर्फ़ पड़ने से उसका दाह संस्कार ना हो सका। मैं और अम्मा रात भर उसकी मृत देह के पास बैठे रहे। वो हमारे ही पड़ोस में रहती थी। थोड़ी देर बाद अम्मा भी सो गई तो मैं अकेली ही बैठी रही। सतीश ने देखा, पूर्णिमा की द्योत चंद्रिका की किरणों से आलोकित उसका मुखमंडल शांत, उद्वेग रहित और निर्भय चमक रहा था। उसके यौवन से भरे निराभरण शरीर पर बाहुल्य रहित होने पर भी एक स्वर्गीय सुषमा की स्निग्ध छाया सी थी। वो अनिमेष त्रसित लुब्ध दृश्य से उसे देखता रहा। उन आँखों में उसने एक अनुक्त वेदना का इतिहास छिपा देखा। अर्थी चली गई। चारों वहीं खड़े थे। चलो भी अब सो ले, नींद आ रही है। कहाँ से न जाने मुर्दा आ गया। अच्छा खासा खेल हो रहा था, गड़बड़ कर दी। दोनों अपने कमरे में चले गए। अविनाश तो तकिया पर सिर रखते ही सो गया, पर सतीश की आंखों में नींद नहीं थी। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। सड़क पर इक्के दुक्के आदमियों के चलने का शब्द, कभी तांगे की खटखट सुनाई दे रहे थे। उसके पास पड़े पलंग पर अविनाश कब का सो गया था। मित्र की शांत निद्रा को देखकर सतीश को ईर्ष्या सी हुई। कितना भाग्यशाली है अविनाश। वो आज सविता का नए सिरे से कढ़ा हुआ रूप देखकर पहले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका था। कितनी बदल गई है वो। हाथ पैर आंखें नाक सब कुछ जैसे बढ़ती हुई स्थूल चर्बी के नीचे दबकर चिपटे हो गए थे। वो इतनी बदल कैसे गई? उसके बकस की तह में पड़ा हीरे का क्रॉस भी उसी मोटी गर्दन में पूरा नहीं पड़ेगा। सविता के मोटे शरीर को कल्पना के पर्दे में ढकेलकर ना जाने क्यों एक दुबली पतली लड़की बार बार उसकी आंखों के सम्मुख आ जा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी नीचे झुकी आंखें और भुवन मोहिनी हंसी के साथ साथ गालों में पड़ते दो गहरे गड्ढे। आज जब वो क्षण भर के लिए उससे टकरा गई तब थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें ऊपर उठी थीं, पर मूक क्षमायाचना थी उनमें। इतनी उदास क्यों रहती है वो लड़की, सतीश सोचने लगा। इसी भांति कभी सविता कभी शोभा की बातें सोचते सोचते वो सो गया। नित्य संध्या को शोभा वृद्ध जनार्दन के साथ घूमने जाती। खिड़की पर खड़ा सतीश प्रायः ही देखता वयोभार से झुके पिता को और शोभा को। कितने सुंदर भांजों में उसकी साड़ी बंधी रहती। आंचल की एक एक तह स्त्री से दबी सी रहती। लौटने का समय तो उसे स्वयं ही न जाने कैसे ज्ञात हो जाता। पुस्तक लेकर या कोई पत्र लेकर वो खिड़की के पास बैठ जाता। शोभा ऊपर आंखें उठाकर कभी नहीं देखती। एक बार वो न जाने किस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। जनार्दन जी भी हंस रहे थे। शोभा का उन्मुक्त हास्य सतीश को नया सा लगा। आज तक कभी भी उसने उसे खिलखिलाकर हंसते हुए नहीं देखा था। उसे दोनों कहीं देख ना लें, यह सोचकर वो खिड़की से हट रहा था कि अविनाश ने कंधे पर हाथ रखा। चिंतन में खोया सतीश चौंक पड़ा। अरे तुम कब आ गए? अविनाश बोला। मैं कब से खड़ा हूँ, पर तुम्हारा ध्यान तो इधर नहीं था। क्या ये प्रकृति निरीक्षण दैनिक नियम है? अनजान बनकर सतीश बोला। माने? माने यही
कि दलदल में फंसकर निकलना थोड़ा कठिन होगा। अविनाश ने किंचित हंसकर कहा। क्या पहेली बुझा रहे हो? सतीश खींच के स्वर में बोला और उठकर बत्ती जलाने लगा। अविनाश ने कहा, सतीश, मैं हंसी नहीं कर रहा हूँ। मैं कई दिन से देख रहा हूँ, तुम जिस विमुग्ध दृष्टि से शोभा को देखते हो उसे एक बाहर का मनुष्य भी समझ सकता है। ताश खेलते खेलते पत्ती फेंकना भूल जाते हो, घूमने जाती है तो खिड़की पर खड़े हो जाते हो। 2 दिन में आकर चुपचाप लौट गया, पर आज सोचा नहीं, अब और नहीं बढ़ने देना चाहिए। एक अबोध अनाथ सरला को क्यों व्यर्थ में स्वर्ग का द्वार दिखाते हो, जब उसके लिए प्रवेश सर्वथा निषिद्ध है। तुम तो राजदूत महोदय के जमाता बनकर खिसक जाओगे स्विट्जरलैंड, और वो आकाश के तारे गिनेगी। देखते नहीं उसकी निर्दोष आंखें? उसके हृदय में अभी तक तुम्हारे लिए कोई विकार नहीं। वो जानती है कि सविता तुम्हारी वाग्दत्ता है, उसी से तुम्हारा विवाह होगा। यदि कभी उसे तुम्हारे उसके प्रति आकर्षण का आभास भी मिल जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा सतीश। सतीश की सिगरेट हाथ ही में जल जल कर राख उगल रही थी। मित्र के कंधे को हिलाकर अविनाश फिर बोला, मुझे भविष्य के तूफान के बादल अभी से दिख रहे हैं सतीश। तुम नहीं जानते तुम में कितना आकर्षण है, कितने वांछनीय हो तुम। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं लेडी किलर, वही हो तुम सतीश। बायरन का सा तुम्हारा व्यक्तित्व तो उसे भी न ले डूबे। सतीश ने सिगरेट बुझाकर फेंक दी और हाथ झाड़कर खड़ा हो गया। बोला, देखता हूँ बड़ी लंबी लंबी बातें करना सीख गए हो। बहुत छोटी वयस में पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पढ़ने से यही होता है। सतीश प्रायः ही अविनाश के बाल्यकाल के मिशनरी स्कूल की हंसी उड़ाया करता था, पर अविनाश गंभीर होकर उठ गया। बोला, मैं तो चलता हूँ, पर सावधान किए जाता हूँ सतीश, आग से खेलना क्या ठीक है? वो उठकर चला गया तो सतीश को एक आशंका विचलित करने लगी। कहीं अविनाश स्वयं ही उस असीम रूप राशि का उपासक तो नहीं बन गया। पूजा के दिन कहे अविनाश के शब्द मिल्क एंड हनी कॉम्प्लेक्शन उसके कानों में गूंज उठे। ईर्ष्या की लहर उसके सिर से पैर तक दौड़ गई। कल तक जिस अंतरंग मित्र का सहवास उसे सबसे प्रिय था, वही जन्म जन्मांतर का शत्रु प्रतीत हुआ। वो कमरे में बाहर आ गया। ठंडी हवा के स्पर्श से वो चिंता भार से मुक्त हुआ। हेलो भैया, कहकर मंजरी दौड़ कर आई। सुना आपने? कल हमें आपको तिवारी जी का निमंत्रण है। उनके पुत्र का जन्मदिन है, पर उपहार क्या लाया जाए? चलिए ना, समय पर ही ले आएं। मैं और शोभा तैयार हैं। कल इतवार है, हजरतगंज तो बंद रहेगा। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, कहकर सतीश साइकिल उठाकर चला गया। भाई का फूला मुंह देखकर मंजरी चुप चली आई। रिक्शा मंगवाकर वो शोभा को साथ ले अकेले ही उपहार लेने चली गई। गोदावरी की बेचैनी कई दिन से फिर बढ़ गई थी। उसे बीच बीच में श्वास अवरुद्ध होता प्रतीत होता था, मानो मृत्यु दोनों हाथ पसारे उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कभी कभी घबरा कर वो हांफती हांफती बैठ जाती, देखती पार्श्व की सेज पर वृद्ध जनार्दन हैं या नहीं। पति को पास लेटा देखकर उसे चरम शांति का अनुभव होता। पति पास में है, फिर मृत्यु का क्या भय? उनके दोनों चरण छाती से लगाकर वो आंखें मूंद लेगी। किंतु पुत्र का उदास मुख, सविता की बेडौल मूर्ति, शोभा का सौम्य आनंद फिर उसकी शांति छीन लेते। वो अंधेरे में पड़ी पड़ी माला फेर रही थी कि कई दिनों बाद सतीश हठात आकर उसके पैरों के पास बैठ गया। अंधकार में वो देख नहीं पाई। कौन? शोभा बेटी? टटोल कर उसने पूछा। नहीं अम्मा, मैं हूँ, वे लोग हजरतगंज गए हैं, सतीश ने कहा। बत्ती जला ले सतीश, गोदावरी ने उसका हाथ सहलाकर कहा। नहीं ठीक है। कैसा जी है अम्मा? उसने पूछा। ठीक ही है। एक लंबी सांस खींचकर वो बोली। सतीश, आज फिर तिवारी जी का पत्र आया है। कई बार वे विवाह की तिथि के बारे में पूछ चुके हैं। उनका विचार इसी माह में करने का है, पर मैंने कहा आषाढ़ का विवाह अच्छा नहीं होता, माघ में लगन हो तो ठीक है। जब तेरा ब्याह हो जाए तब फिर मंजरी को भी ठिकाने लगाने की सोचूं। सतीश कुछ न बोला। गोदावरी ने फिर कहा, माघ से तुझे तो कुछ आपत्ति न होगी बेटा? सतीश के मन में आया, आज इस एकांत निर्जन कमरे में वो माँ के सम्मुख अपना हृदय खोल कर रख दे कि वो सविता से विवाह नहीं करेगा। तिवारी जी का एक एक पैसा वो चुका देगा। उन्हें जमाता का अभाव नहीं होगा। कुछ दिन तक लोग भला बुराई तो कहेंगे, पर कितना सुखी होगा जब वो उसके गले में बंधी रस्सी का बंधन एकाएक टूटकर दूर जा गिरेगा। वो मुक्त पक्षी की सी स्वच्छंद उड़ान भर सकेगा। वो किसी का दास नहीं रहेगा। हाथ में पड़ी हीरे की अंगूठी क्या उसके हृदय को भी बांध सकती है? अम्मा, यदि ये विवाह न करूं तो? सतीश के मुंह से निकल गया। गोदावरी के निर्जीव पैरों से लेकर हृदय तक कपकपी दौड़ गई।
वो कांपते हाथों से सतीश को पकड़कर बोली, बेटा राम राम, क्या कह रहा है तू? मेरे सामने तो ये मजाक कर गया। पिता के सामने स्वप्न में भी ऐसा शब्द मत निकालना। जिनकी कृपा से हमारा 10,000 का कर्जा धीरे धीरे चुक गया, उनसे ऐसे विश्वासघात का ध्यान भी कैसे आया तुझे? मैं इसी पलंग पर प्राण त्याग दूंगी। हम गर्ग गोत्री ब्राह्मण हैं, ये क्या तू भूल गया है? हमारे वचन का मूल्य हमारे प्राणों से भी अधिक है। ऐसी हंसी नहीं करते सतीश। मैं तो हंसी नहीं कर रहा हूँ अम्मा। उसका गंभीर स्वर दीवारों से टकरा कर गूंज उठा। मैं जितना ही सविता को देखता हूँ उतना ही भय होने लगता है। वो क्या हमारे घर में रह पाएगी? उसका समाज, रहन सहन, उसके मित्र, उसका वेश सब हमसे भिन्न है। आज तक तुमने मुझे ये भी नहीं बतलाया कि उन्होंने हमारा कर्जा भी उतारा है। एक ऋण से छूटकर हम जो दूसरे ऋण में उलझ गए, ये पिताजी ने नहीं सोचा। मुझसे एक बार पूछना भी क्या उचित नहीं समझा? गोदावरी अवरुद्ध कंठ से बोली, तेरे पिताजी को यही ज्ञात था कि तू अपनी ही इच्छा से सविता से ब्याह करना चाहता है। तभी एक दिन कर्ज वालों ने नोटिस देकर दिन रात की उनकी नींद हराम कर दी तो वे अर्ध विक्षिप्त से हो गए। तू विदेश में था, मैं पलंग पर जीवित होकर भी मृत थी। कहते हैं मनुष्य को दो ही चिंताएं सबसे दुखकर हैं, कर्ज और औरत का मर्ज। इन दो चिंताओं ने जीवन असह्य कर दिया। सोच रहे थे मकान बैंक में गिरवी रखकर चुका देंगे कि सुबह ही तिवारी जी आए। उन्होंने पूरा कर्ज चुका दिया था। तेरे पिता ने कभी किसी के सम्मुख हाथ नहीं फैलाया। सतीश सिर झुकाए चुपचाप सुन रहा था। गोदावरी ने क्षीण हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मुझे वचन दे बेटा, अपने पिता का दिल नहीं दुखाएगा। वे इस धक्के को नहीं सह सकेंगे। मुझे वचन दे सतीश। सतीश ने रुग्ण असहाय मृत काय माँ की ओर देखा। अंधकार में वो कुछ नहीं देख पाया। बरामदे की बत्ती के धुंधले प्रकाश में दो धसी आंखों में करुण याचना थी। हठात उसे लगा मानो उन आंखों का जीवन धीरे धीरे जा रहा है। ये क्या वही माँ है जिसकी निर्मल सरल हास्य ध्वनि से कभी सारा घर गूंजता था? एक बार कठिन सन्निपात ज्वर में जब वो अचेतन मृत पाए 1 माह तक खाट पर पड़ा रहा था, तब इसी माँ ने बिना खाए पिए उसके सिरहाने बैठ बैठ कर न जाने कितनी रातें बिता दी थी। आज वही माँ प्राण रहते हुए भी मृत्यु का आलिंगन करने जा रही है। उसने माँ का हाथ दबाकर कहा, अम्मा मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। शांति की सांस खींचकर गोदावरी ने उसका हाथ छोड़ दिया और शांत पड़ी रही। माता पुत्र अंधेरे कमरे में बैठे रहे। कोई एक दूसरे से कुछ ना बोला, पर दोनों ने जैसे एक दूसरे के हृदय की बात सुन ली। क्या हो रहा है अम्मा, बत्ती तो जलवा ली होती, कहकर मंजरी ने खट से स्विच दबा दिया। कमरा आलोकित होते उसने देखा सतीश माँ के पास बैठा है। दोनों के मुंह उदास देखकर वो कुछ कहने जा रही थी, पर अपने को रोक कर वो बात पलट कर बोली, देखिए अम्मा, इसमें 3 उपहार हैं। एक मैकेनो है, एक बड़ी सी इलेक्ट्रिक ट्रेन है और एक फाउंटेन पेन। मैं वहीं से बंधवा भी लाई हूँ। तीनों उपहार एक सुंदर पैकेट में लाल रिबन से बंधे थे। सतीश ने उपहार देखने का कोई उत्साह नहीं दिखाया। अम्मा भी चुपचाप पड़ी रही। मंजरी उपहार को वहीं मेज पर रखकर चली गई। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी से लौटते ही मंजरी को माँ ने स्मरण दिलाया कि उसे पार्टी में जाना है। मंजरी चाय लेकर भाई के कमरे में गई तो वो बिना दाढ़ी बनाए ही बैठा कुछ काम कर रहा था। भैया 5 तो बजने को हैं, आप अभी तैयार नहीं हुए। 5:30 पर तो पहुंचना है ना, वो बोली। बिना ऊपर देखे सतीश लिखता रहा, तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं भी आता हूँ मंजरी। वो कलम को एकाएक नीचे रखकर बोला, यदि तुम ही दोनों चली जाओ तो कैसा हो, मुझे बहुत लिखना है। वाह, खूब कही आपने भी। मंजरी ने प्याला रख दिया और धम से मेज के ही एक कोने पर हाथ रखकर बैठ गई। आपके लिए 3 बार फ़ोन आ चुका है, न जाने कितने तो मिनिस्टर आ रहे हैं, और हम 2 चले जाएं। उठिए जल्दी, मैं और शोभा भी आती हैं। सतीश हाथ में कलम लिए बैठा ही रहा। उसे जाना ही तो होगा। रुग्ण माँ का पीला चेहरा फिर उसकी आंखों में छा गया। पंखे की हवा में चाय ठंडी हो रही थी। निस्वाद ठंडी चाय को एक ही सांस में घुटक कर उसने तौलिया उठा लिया। हाथ मुंह धोकर वो तैयार होने लगा। नित्य सीधी सादी साड़ी में रहने वाली शोभा को मंजरी रेशमी साड़ी पहनने को मना रही थी। वो उसे बुलाने गई तो देखा वो एक खटाऊ वॉयल की अति साधारण साड़ी पहनकर बैठी थी। मुंह लटकाकर मंजरी ने कहा, मैंने तुम्हें तैयार होने को कहा था, खटाऊ वॉयल का विज्ञापन पन्ने को नहीं। शोभा हंसकर आईने के पास बिंदी का डिब्बा रखकर बोली, मैं कभी रेशमी साड़ी पहनती हूँ मंजू, तू ही बता। मंजरी की आंखों में अभिमान के आंसू आ गए। वो बोली, मुझे लज्जित करती है मार्बल, मैंने ऐसी साड़ी पहनी है?
उसने आज एक बहुमूल्य तंजोरी रेशमी साड़ी पहनी थी। पीली साड़ी पर बने काले सुनहरे हाथी चमक रहे थे। हाथों में पतले पतले स्वर्ण जड़ित घुंघरू जड़े वलय थे। काली काली सरपणी सी लंबी 2 वेणियाँ घुमा घुमा कर कानों के ऊपर बंधी थीं। उन्हीं के बीच झूल रहे थे माँ के जड़ाऊ झुमके। कितनी सुंदर लग रही हो मंजरी, शोभा ने कहा। मैं कभी रेशमी साड़ी पहनती नहीं हूँ, आंचल खिसक खिसक जाता है, इसी से ये पहनी है। जी हाँ, मंजरी ने कहा। पूजा के दिन लाल रेशमी कैसे पहनी थी? वो तो शोला था मंजू, मैं नैवेद्य बना रही थी। शोला शुद्ध समझा जाता है। मौसी ने कहा शोला ही पहनकर बनाना, इसी से पहन ली थी। अगर ना पहनती तो मौसी प्रसाद भी ग्रहण न करती। मैं बताऊं मंजरी, मुझे छोड़ जाओ बहन, मैं कभी आज तक पार्टी में गई भी नहीं हूँ। शोभा ने मंजरी से अनय भरे स्वर में बोला। चल हट। मंजरी ने उसके हाथ को झटक दिया। 5:30 तो यहीं हो गया, ले पहन ये साड़ी, ये तो नहीं है रंगीन। ड्रॉर खोलकर उसने एक श्वेत शिफॉन निकाल दी और एक श्वेत बड़ौदा जरी का ब्लाउज। शोभा को कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। हार मानकर वो साड़ी लेकर बदलने चली गई। साड़ी पहनकर वो आईने के सामने खड़ी हुई तो लज्जा से उसकी कनपटी तक लाली दौड़ गई। ब्लाउज़ मंजरी के अधिकांश ब्लाउज़ों की भांति छोटा था। साड़ी से ढकने पर भी उसकी क्षीण कटी के ऊपर का भाग अनावृत झांक रहा था। गला नाव की भांति नीचे तक उतर आया था। मंजरी ने कहा, कितना सूट करता है तुझे बोट नेक। ले ये मोती की लड़ी और डाल ले। आज जूड़ा बना मार्बल, चोटी में तू बहुत छोटी स्कूल की लड़की सी दिखती है। जूड़ा बनाकर उसने फूलों की वेणी लगा दी, फिर खींचकर गोदावरी के कमरे में ले गई। अम्मा देखो, मार्बल बिल्कुल मुलगांवकर की तस्वीर लग रही है। गोदावरी का कमरा संध्या से धूमिल था। उसी धुंधले प्रकाश में उसने लज्जावंती उस रूप की प्रतिमा को देखा। एक क्षण में पुत्र के उदास मुंह का रहस्य स्पष्ट हो गया। वो फिर से हर उठी, रजाई ऊपर तक खींचकर बोली, देर मत करो, जाओ बेटी। शोभा का हाथ पकड़कर मंजरी उसे कठपुतली सी खींच ले गई। गोदावरी को लगा कि तूफान की पहली आंधी उठ रही है। पहले दिन ही शोभा अब उसके पैर छूकर पायताने खड़ी थी, तभी हठात जिस आशंका ने उसके हृदय को झकझोर दिया, वही आज मूर्तिमती होकर जीवित खड़ी थी। आंखें बंद कर वो निशब्द पड़ी रही। नियति का अट्टहास राशीभूत होकर अंधेरे कमरे में गूंज उठा। दीवारों से गूंजती ध्वनि उसके कानों में बज उठी। तूने अपने पुत्र के सुख की चिता जला दी है। गोदावरी के हृदय में पीड़ा ने शूल से चुभो दिए। उसके जी में आया वो दौड़कर पति के वक्ष स्थल में मुंह छिपा ले। निर्जीव अशक्त अवश पैरों को उठाने की विफल चेष्टा कर वो तकिया में मुंह छिपाकर सिसक उठी। विस्तृत हरित लॉन में अलग अलग कुर्सियां और मेज लगे थे। तिवारी जी ने पार्टी में रुपया पानी की भांति बहाया था। प्रत्येक मेज पर श्वेत कपड़े बिछे थे। कांच के कट गिलासों में कलफ किए नैपकिनों को बगुले के आकार में सुरुचिपूर्ण ढंग से लगाया गया था। चमचमाती वर्दी पहने बैरागण परिवेशन को तत्पर थे। अतिथियों में मंत्री, एसपी, विदेशी राजदूत, साहित्यिक, रेडियो कलाकार से लेकर प्रमुख जज, चीफ जस्टिस तक सभी थे। दूर दूर तक वर्ड्सवर्थ के डैफोडिल की सी खद्दर की टोपियों की अशेष पंक्ति दृष्टिगोचर होती थी। स्त्रियों की रंग बिरंगी साड़ियाँ विद्युत के आलोक में चमक रही थीं। कारों की कतार में अपनी कार को खड़ी कर सतीश उतरा। पुलिस बैंड कोई पहाड़ी लोकगीत की धुन बजा रहा था। बैंड मास्टर का छोटा सा गुरखा पुत्र एक मेमोनो लेकर संगीत के साथ पैर पटकता अतिथियों का मनोरंजन कर रहा था। मंजरी पहले उतरी, बोली, उतर मार्बल। मैं नहीं आऊँगी, मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है। शोभा बोली। भीड़ देखकर वो बेचारी घबरा गई। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसे इतनी बड़ी भीड़ में जाना पड़ेगा। तुम लोग हो आओ, वो फिर बोली, मैं कार ही में प्रतीक्षा करूँगी। भैया देखो इस पगली को, मंजरी ने कहा। उतर मार्बल, पागलपन मत कर, अभी हमें किसी ने नहीं देखा है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। सतीश ने दरवाज़ा एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से शोभा का हाथ पकड़कर खींच लिया। लातों का भूत बातों से नहीं मानता, वो बोला। पर उसने आश्चर्य से देखा, क्षण भर को उसके हाथों में आई वो हथेली पसीने से तर और बर्फ सी ठंडी थी। एक पास से आती कार की रोशनी में उसे शोभा का मुंह दिखा। रक्त की एक बूंद भी उस पर न थी। सफ़ेद चेहरे को देखकर वो बोला, सच तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं लगती, चलो तुम्हें घर पहुँचाऊँ। नहीं नहीं नहीं, घबरा कर शोभा बोली। चलिए चलिए, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे ज़रा घबरा कर चक्कर सा आ गया था।
वो सोचने लगी, वो घर लौट कर जाएगी तो मौसी क्या कहेंगी? कुछ भी तो नहीं हुआ है उसे। वो कांपते पैरों से उनके साथ चली। अपनी दुर्बलता पर उसे खींच उठ रही थी। चिंता से सतीश ने फिर उसके रक्तहीन मुख पर दृष्टि डाली। तुम बहुत एनेमिक हो शोभा, कुछ लिवर के इंजेक्शन लेने चाहिए। सिर झुकाकर शोभा चलती रही। चलने में कभी कभी उसकी साड़ी सतीश को छू जा रही थी। वो क्षणिक स्पर्श सतीश को अत्यंत मधुर लगा। सतीश को देखते ही तिवारी जी स्वयं अगवानी करने आ गए। बड़े आदर और स्नेह से दोनों हाथ पकड़कर अपने साथ के सोफे पर लिवा ले गए। सबसे परिचय कराने लगे। सविता लेडी बॉक के साथ बैठी थी। किसी विदेशी राजदूत की पत्नी लेडी बॉक तिवारी जी की सम्माननीय अतिथि के रूप में आई थीं। सतीश को देखकर सविता ने लज्जा से आंखें झुका लीं। लेडी बॉक ने देख लिया, बोली, इज़ ही योर्स फियांसी? यही तुम्हारे भावी पति हैं? सविता ने सिर हिलाकर बताया, हाँ। यू आर लकी माई चाइल्ड, तुम भाग्यशालिनी हो। एंड हु आर द टू ब्यूटीफुल गर्ल्स विद हिम? उसके साथ वे दो सुंदरियां कौन हैं? ईर्ष्या से सविता का मुंह काला पड़ गया, पर अपने को संयत कर उसने उनका परिचय दिया। लेडी बॉक मुग्ध दृष्टि से शोभा को देख रही थी। उन्होंने फ्रांस, इटली, जावा, सुमात्रा आदि अनेक द्वीपों की सुंदरियां देखी थी। हॉलीवुड के भड़कीले चित्र जगत में उनकी बड़ी पुत्री अभिनेत्री की शिक्षा ग्रहण कर रही थी, पर ऐसा सरल निर्दोष सौंदर्य तो उन्होंने कभी नहीं देखा। शोभा का सौंदर्य द्विगुणित हो गया था। उसकी पांडु श्वेत मिश्रित आनन श्री पर तीव्र विद्युत रश्मियां पड़ रही थीं। उसके अधर पल्लव भय मिश्रित लज्जा से परिस्पंदित हो रहे थे और वो मंजरी की आड़ में अपने को छिपाने की यथाशक्ति प्रयत्न कर रही थी। प्रतनु साड़ी का आंचल हवा में चंचल होकर उड़ा जा रहा था। उसके यौवन से उभरे शरीर पर कसा श्वेत ब्लाउज उसके छिपाने पर भी दिखा जा रहा था। तिवारी जी ने लेडी बॉक के मनोरंजनार्थ संगीत का भी आयोजन किया था। प्रसिद्ध सरोद वादक मुबारक हुसैन 1 घंटा सरोद वादन के 1,000 रुपये लेते थे, पर विभिन्न सांस्कृतिक दलों के साथ घूमने के पश्चात उनकी फीस भी बढ़ गई थी। आज 3,000 रुपये लेकर वे केवल एक रागिनी बजाने आए थे। लेडी बॉक के सम्मान में उन्होंने वर्षों पुरानी अतलस की शेरवानी निकाली थी। मोम से ऐंठन देकर मूँछों को बड़े यत्न से संवारा था। आंखों में सुरमे की रेखा स्पष्ट दिख रही थी। सिर पर बंधे जोधपुरी साफे की करी कलफ चढ़ी कलंगी क्रुद्ध नाग के फन सी खड़ी थी। लखनऊ की रंगीन गोधूली सहसा प्रौढ़ मेघाच्छन्न आकाश के तले धुंधली हो उठी। तभी उस्ताद ने छेड़ा पीलू। उनकी सिलवट पड़ी अतलस की शेरवानी, खिजाब से रंगी दम तोड़ती मूछें, उनके शरीर से आती पसीने और देसी ठर्रे की स्पष्ट दुर्गंध सब अरण्य में विलीन हो गई। उनकी लंबी सरस अंगुलियां अमृत वृष्टि कर आमंत्रित अतिथिगण को पीलू के उतार चढ़ाव में सराबोर कर उठी। कुशल सपेरे की भीन की भांति सरोद ने सबको मत नाक सा झुमा दिया। पीलू उस्ताद का प्रिय राग था, फिर आज उनके दिल का दर्द संगीत में बिलख रहा था। उनकी पुत्री एक प्रसिद्ध कव्वाल को ब्याही थी। कुछ ही दिन पूर्व उस्ताद की पूर्ण यौवना पुत्री को बिलखता छोड़कर वो हैजे की चपेट में आ गया था। उस्ताद का एकमात्र पुत्र अजमल, जिसे उन्होंने घुट्टी में संगीत घोलकर पिलाया था, घर से भागकर सिनेमा में पार्श्व गायक बन गया था। मर्फी संगीत प्रतियोगिता में एक सस्ता बाजारू दादरा गाने का दुस्साहस कर वो सिनेमा का कॉन्ट्रैक्ट पा गया था। कितनी आशा और लगन से उन्होंने उसे रियाज कराया था कि 20 वर्ष से प्रसिद्ध घराने का नाम रोशन करेगा, किंतु कपूत निकला। अब उसके गाने तांगे वाले और रिक्शा वाले गुनगुनाएंगे। वो अब नहीं गाएगा कभी ध्रुपद या धमार। अब वो नहीं समझेगा तिगुन चौगुन या आड़ी लय। अब वो नक्की स्वर में गाएगा सस्ती बाजारू गाने और कव्वालियाँ, जिनकी टके भर की धुनों को कॉलेज के छोकरे दोहराएंगे, जिनके रिकॉर्ड पंजाबी होटलों में बजेंगे। उस्ताद ने आंखें बंद कर पीलू को फिर छेड़ा और छेड़ा। उनके दिल की हर दबी सिसकी, हर दबी आह सरोद के तारों में तैर गई, जैसे वो पीलू नहीं अजमल की मौत का मरसिया था। इसी से जब सरोद वादन समाप्त हुआ तो किसी के मुंह से कुछ देर तक एक बोल भी न फूटा। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से शामियाना गूंज उठा। लेडी बॉक ने अपने हाथ से प्लेटिनम का बहुमूल्य कंकड़ उतारकर उस्ताद के हाथ में दे दिया। बोली, ओह इट वॉज सुपर्ब। ये सरोद वादन अलौकिक था।
सरोद वादन के बाद चंदाबाई मुरादाबादी गाने बैठी। यौवन के साथ साथ चंदाबाई की गायकी की मिठास भी चली गई थी, पर मिठास लेकर विधाता ने उन्हें एक लोच दे दी जो वर्षों के नियमित रियाज से मिलती है। वो उनकी अखंड तपस्या का पुण्य फल था। उनके सधे गले से ली गई प्रत्येक तान, स्वर, ताल और लय श्रोताओं को मुग्ध कर देती। चंदाबाई ख्याल कम गाती थीं। उनकी प्रसिद्धि ठुमरी गायन में थी। किसी जमाने में जो रूप चंद्रमा की कला को भी फीकी करता था, अब रूप का खंडहर मात्र था। आंखें अंदर को धंस गई थीं, गाल पिचक कर लटक से गए थे, उन पर पड़ी थी असंख्य झुर्रियाँ, मानो विधाता ने उनके अभिशप्त जीवन की अमिट पंक्तियाँ लिख दी हों। वैभव अभी भी हाथ बांधे खड़ा था, पर साथ में यौवन स्मृतियाँ यमदूत सी उन्हें भयभीत कर देती। वही त्रस्त भाव उनकी ठुमरी में एक अनोखे कारुण्य का समावेश कर देता। उनकी घेर आए बदरा नहीं आए घनश्याम गाती 60 वर्ष की चंदा मानो 20 वर्ष की तन्वी तरुणी बन जाती। संगत करता तबलची झूम उठता। संगीत वाले मुश्ताक की अंगुलियां गाई हुई तानों को सारंगी पर दोहराती। नहीं आए घनश्याम कह हाथ कभी कान पर रखकर, कभी उठते गिरते वक्ष स्थल पर, कभी इधर कभी उधर, बिल्कुल दृष्टि से खोए घनश्याम को ढूंढती चंदा ज्ञान शून्य सी हो संगीत में तन्मय हो जाती। आज भी वही ठुमरी शेष कर उसने दोनों हाथ माथे से लगाकर अतिथियों का अभिवादन किया और कमर में खुसा रेशमी रुमाल निकालकर पसीना पोंछने लगी। ठुमरी का स्वर अभी भी हवा में गूंज रहा था और गायन हो रहा था कि सतीश ने देखा कि शोभा भी उस स्वर के साथ साथ डूबती उतराती न जाने किस कल्पना लोक में पहुंच गई थी। उसका एक हाथ दूसरे हाथ पर रखा था। पतली साड़ी का आंचल गिरकर गोदी में पड़ा था। अर्धोन्मीलित नैनों से वो ध्यान मग्ना वहाँ होकर भी मानो कहीं और थी। उसके ताजे गुलाब की पंखुड़ियों से अधर पल्लव खुल गए थे। घन श्वास प्रश्वास के साथ साथ उठती फिरती उसकी मुक्ता माला चमक रही थी। तभी चौंक कर उसने सतीश की मुग्ध दृष्टि अपने पर निबद्ध देखी। हड़बड़ा कर उसने आंचल ठीक किया और मंजरी से सटकर बैठ गई। एक दो बार पहले भी वो सतीश की ऐसी त्रसित विमुग्ध दृष्टि के नीचे सहम उठी थी, पर आज उसका हृदय उछलकर कानों में बजने लगा। मुट्ठी में बंद रुमाल की जिस गोली से वो खेल रही थी वो पसीने से तर हो गई। उसने देखा लेडी बॉक के पार्श्व में बैठी सविता मुंह का ग्रास छीन ली गई बाघिनी की भांति उसे घूर रही थी। ऐसी दृष्टि से तो उसे सतीश ने कभी नहीं देखा। शोभा के रूप ने उसकी ईर्ष्याग्नि में ईंधन का काम किया। एकाएक उसका मन संगीत पार्टी से उचाट हो गया। धीरे धीरे पार्टी के अतिथि एक एक कर विदा लेने लगे। सतीश, शोभा और मंजरी को कार तक पहुंचाकर सविता लौट आई। कमरे में जाकर उसने अपनी साड़ी उतारकर कोने में फेंक दी और ड्रेसिंग गाउन डालकर खिन्न सी खिड़की खोलकर खड़ी हो गई। सतीश की पीली कार का धुआं धूल के गुबार के साथ मिलजुल कर अंधकार में विलीन हो गया। खिड़की बंद कर वो अपने विशाल कक्ष में लगे दर्पण के सम्मुख खड़ी हो गई। ड्रेसिंग गाउन खोलकर कुर्सी पर फेंक दिया। दिन प्रतिदिन बढ़ते शरीर के मांस का प्रतिबिंब तेज लाइट के प्रकाश में और भी स्पष्ट हो गया। शहर के सबसे प्रसिद्ध ड्रेस मेकर की चतुर सिलाई भी उस स्थूल अंग को नहीं ढक सकी थी। हाथों की कलाइयाँ बहुमूल्य नीलम के कंकड़ के तले भी सुडौल नहीं लग रही थीं। गर्दन का मांस कई परतों में बटकर ठुड्डी तक चला आया था। उसके जी में आया एक पद प्रहार से वेनिशियन दर्पण चूर कर दे। अपना ड्रेसिंग गाउन उठाकर उसने लंबे दर्पण पर डाल दिया और खिड़की के भारी रेशमी पर्दे खींच दिए। क्यूपिड की संगमरमर की मूर्ति के पास रखा सोने का सिगरेट केस उठाकर खोला, फिर न जाने क्या सोचकर रख दिया। अलमारी से कांच का पैग निकाला, ब्रांडी उड़ेलकर बिना पानी मिलाए पी गई। जलन और कड़वाहट गले के नीचे उतरते ही उसमें नई स्फूर्ति सी आ गई। इधर वो ब्रांडी नियमित लेने लगी थी, पर कितनी शांति मिलती थी इस पान के पश्चात। क्षण भर के लिए उसकी ठुड्डी के नीचे के मांस की परतें स्मृति पटल से विलुप्त हो जाती थीं। कभी उसकी कमर का नाप था 23 इंच। स्कूल की एंग्लो इंडियन लड़कियां उसे स्कारलेट ओहारा कहकर पुकारती थीं। उसके छोटे छोटे सुंदर ब्लाउज अभी भी उन स्मृतियों से लिपटे बक्स में नैप्थलीन में दबे पड़े हैं। कभी कभी वो उन्हें निकाल कर पलंग पर सजा लेती और हाथ में उठाकर गालों से लगा लेती। नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे ब्लाउज जिनको पहनने वाली स्कारलेट ओहारा अब नहीं रही। फू, उसने सिगरेट जला ली। वो देहातिन लड़की शोभा, जिसकी कमर है ही नहीं, छोटे से ब्लाउज में कसी कसाई। इमैच्योर चाइल्ड। ब्रांडी रगों तक पहुंच रही थी। आंखें तंद्रा से अभिभूत हुई जा रही थीं। सिगरेट का जला हुआ टुकड़ा उंगलियों में लगा। चौंक कर उसने नीचे फेंका।
और पैर से रगड़कर बुझा दिया। दूसरी सिगरेट सुलगाई। हाँ, क्या सोच रही थी वो? दैट इमेच्योर चाइल्ड, जिसकी आंखें ऊपर नहीं उठती। प्रेटी डिम्पल्स थॉट। पर पतले पतले से पैर, प्रायः सपाट छाती। प्रेटी डिम्पल्स थॉट। अपने हल्के आसमानी ड्रेसिंग गाउन को उसने घुटने से ऊपर खींच लिया। उसका स्वस्थ गुलाबी मांसल घुटना उसकी ब्रांडी से झूमी जाती अधमुखी आँखों को बड़ा सुंदर लगा। दिस इज़ फ्लैश पिंकी रोजी। दूसरी सिगरेट ने फिर उंगली चलाई, पर अब की बार वो स्वयं ही हाथ से गिर पड़ी। गुलाबी नंगे घुटने का स्वप्न देखती सविता की आंखें बंद हो गईं। धीरे से दरवाज़ा खोलकर मिस यंग अंदर आई। गुड इवनिंग मिस, उसने कहा। कुछ उत्तर न पाकर वो सोई स्वामिनी के पास आकर डट गई। ब्रांडी के स्वाद से आप्यायित जीभ से उसने सूखे होंठ चाटे, फिर झुककर देखा। नशा अभी से हटने का नहीं। अलमारी खुली थी, ताले में चाबी लटक रही थी। अपनी ऊंची ऊंची एड़ियों को संभाल कर रखती उसने सविता के गिलास में थोड़ी ब्रांडी डाली और स्वयं गटक गई। नींद में ही सविता कुछ बड़बड़ाई। मिस यंग फिर उसके पास आ गई। अब सविता ने आंखें खोली और बोली, जरा झपकी आ गई थी, आप पानी ले आइए। मैं लाई हूँ मिस, कहकर मिस यंग ने कोने में रखी चिलमची उठा ली और तिपाही खिसकाकर बैठ गई। बड़े यत्न से सविता का स्थूल पैर हाथों में लेकर स्पंज करने लगी। आप बहुत थक गई होंगी मिस, वो बोली। सविता ने जम्हाई ली। नहीं थकी तो नहीं, एक सिगरेट देना मिस यंग। मिस यंग ने फुर्ती से सिगरेट केस बढ़ा दिया और फिर धुला पैर पोंछकर एक जोड़ी बर्मी सैंडल पास ही रख दी। अपने रंगीन बैग से ब्रश निकालकर वो सविता के बालों पर फेरने लगी। स्वामिनी का उदास मुंह देखकर उसे आश्चर्य हुआ, पर वो गिन गिन कर 50 बार ब्रश करती रही। सविता के सौंदर्य का एकमात्र चिन्ह रह गया था उसका केश गुच्छ, जिसे उसने काट काट कर छोटा कर लिया था, पर उसमें दौड़ती लहरें जो छूने पर छुई मुई की भांति घुंघराली हो जाती थीं, उनका चमकीला काला भौरे का सा रंग पूर्ववत ही था। उन पर ब्रश करके मिस यंग ने अश्व पुच्छ बनाकर काले रेशमी फीते से बांध दिया। फिर मैक्स फैक्टर की कई छोटी मोटी शीशियाँ निकालकर सधे हाथों से उसके फूले फूले लाल लाल मक्खन से मुलायम गालों पर अवलेपन करने लगी। बड़ी साधना और तत्परता से मिस यंग अपना कार्य कर रही थी। इन्हीं छोटे मोटे कार्यों के लिए ही वो प्रचुर मासिक वेतन पाती थी। पहले वो BOAC में एयर हॉस्टेस थी। दुबली पतली सुंदर सी मिस यंग देखने में एंग्लो इंडियन, पर अपने कथनानुसार थी आयरिश। उसके काले बालों और काली आँखों में आयरलैंड का लवलेश भी न था, किंतु उसके वास्तविक जन्म के इतिहास की वही एकमात्र ज्ञाता थी। एक बार उसी के वायुयान में सविता के पिता ने भी यात्रा की। वे थे दमे के रोगी। मार्ग में दमे के दौरे से व्याकुल थे। गले में घर घर करते कफ को थूकने बार बार उठे ही थे कि एक पात्र लेकर मिस यंग वहीं बैठ गईं। दिन रात की सेवा ने उन्हें जीत लिया। जब जाने लगे तो बोले, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है बेटी, कभी भी कुछ आवश्यकता हो तो मेरा कार्ड रखो। 2 माह पश्चात हाथ में एक नीले फाइबर का सूटकेस लटकाए मिस यंग आ खड़ी हुई राजदूत महोदय के द्वार पर। जिस प्लेन कंपनी में वो काम करती थी उसने अनेक मिथ्या दोषारोपण कर उसे कार्यभार से मुक्त कर दिया था। वो उस पर केस चलाएगी, पर तब तक क्या श्रीमान उन्हें अपने गृह में स्थान दे सकेंगे? मिस यंग ने काले काले हुड वाली नंस से शिक्षा पाई थी। नम्रतापूर्ण मिष्ट भाषण और हृदय विजय करने वाली हंसी उसी शिक्षा का फल था। तिवारी जी ने कमरा खाली करवा दिया। सविता अकेले रहती है, साथ हो जाएगा। 1 वर्ष में ना तो मिस यंग ने अपने केस का ही नाम लिया, ना अन्यत्र कहीं जाने का। अब वो सविता के पीछे पीछे छाया सी घूमती है। कभी उसके श्रृंगार प्रसाधन में सहायिका बनती है, तो कभी विशाल भवन के असंख्य फूलदानों में फूल लगाती है। लोग भांति भांति की बातें करते हैं। कोई कहता है मिस यंग विवाहिता है, उसका एक छोटा लड़का मिशनरी पालते हैं, पति ने त्याग दिया है, आदि आदि। सविता की माता को भी उसकी नियुक्ति अच्छी नहीं लगी, पर नक्कार खाने में तूती की आवाज़ सुनता कौन है। कई दिवस बीतने पर उसे पति के दर्शन होते, उन्हें अपने घर की ओर देखने का समय ही नहीं मिलता था। संतान हाथों से निकली जा रही थी। सविता के रंग ढंग से वो मन ही मन क्षुब्ध होती, पर अपना खून स्वयं ही पीकर चुप हो रहती। उसकी रंगी पुती आकृति उन्हें तीर की तरह चुभती। उसकी दिन रात की सिगरेटें उनके हृदय को दग्ध करती, पर उनमें कुछ कहने का साहस नहीं रहा था। बड़ी रात्रि तक पुत्री के कमरे में यूनिवर्सिटी के छात्र अध्यापक मित्र वर्ग का जमघट रहता। हा हा ही हो।
सिगरेट का धुआं दीवार भेद कर स्पष्ट उनके कमरे में चला आता और वो खींचकर सिर पीट लेती। उनके कुल की मर्यादा जैसे दम तोड़ रही थी। वो एक सम्भ्रांत कुल की बधू थीं। उनके ससुर एक साधारण वकील थे, सीधे साधे, ईश्वर के अनन्य भक्त। सास सप्ताह में 3-4 व्रत रखती। आंगन में तुलसी तले अखंड दिया जलता। श्रावण और आषाढ़ में पार्थिव पूजन का समारोह रहता। प्रत्येक पर्व तिथि में 20 ब्राह्मण भोजन दक्षिणा से संतुष्ट आशीर्वाद देते अपने घर जाते। ग्रह की संपन्नावस्था होने पर भी बहुएं घर का कोई भी काम करने में लज्जा बोध नहीं करती। जिस उम्र में वो 3-3 बच्चों की माँ बन गई थी, उसमें सविता आज तक चिर कौमारे का व्रत लिए बैठी थी। कई दुर्गम पहाड़ी पगडंडियाँ पार कर वो 3 बच्चों को घर छोड़कर ससुर के लिए पीवड़े का पानी लाती थी। उसकी तांबे की गगरी उसके दक्ष हाथों से मंजी सदा आईने सी चमकती थी। धीरे धीरे इस युग का अंत हुआ। सविता और बच्चे बड़े हो गए। पति के जेल गमन से उसे धक्का लगा था, पर सबने समझाया कि देश के रत्न हैं, देश ही के लिए तो जेल गए हैं। तो उसकी छाती अभिमान से फूल उठी। आंखों के आंसू फटे आंचल से पोंछ लिए। समय ने फिर पलटा खाया। पति जेल से लौटे तो हाथों पर हथकड़ियों के स्थान पर फूलों के गजरे थे। बाल सफ़ेद हो गए थे, पर उन पर गौरव का सेहरा बंधा था। वो राजदूत बने। रानी के आसन पर बैठकर वो सब दुख भूल गईं। पर क्या सच में भूल गई? आज यही वैभव उसे विष फल वल्लरी सा लिपट गया था। कभी एक रेशमी साड़ी के लिए वो ललच कर रह गई थी। आज कई रेशमी साड़ियों से उसके दामी सूटकेस पटे थे, पर अब वो तृष्णा नहीं रही। कई दिनों तक उसे पति के दर्शन ही न होते। राजनीति ने सौत की भांति उसे दूर ढकेल दिया। पुत्र बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों के छात्रावास में रहते। घर आते तो कांटे छुरी से खाना खाते, अंग्रेजी में बातें करते और चौके में पटले पर बिठाकर अपने हाथ से पकवान खिलाने को वो तरस कर रह जाती। रसोई में गोवानीज खानसामे का एक छत्र राज्य था। अपनी ही रसोई के द्वार उसके लिए अवरुद्ध थे। उसके पति उसे कभी कभी विदेशी राजदूतों के यहाँ भी ले जाते। उनकी गोरी चिट्टी मेमों से एक आध सीखे अंग्रेजी शब्द बोलकर चुप हो जाती। वो संगीत की पारखी तो नहीं थी, पर पार्टी के सरोद वादन और चंदाबाई की करुण ठुमरी ने उसकी हृदय तंत्री के तार भी आर्द्र कर दिए थे। पार्टी कब की शेष हो चली थी। कोलाहल और कारों की घर घर के पश्चात अजब मुर्दनी सी छा गई। पुत्री के वातायन से किसी अंग्रेजी संगीत के रिकॉर्ड का स्वर तैरता आ रहा था। बड़ी देर तक वो पति की राह देखती नहीं, फिर क्लांत होकर सोफे पर ही सो गई। शोभा का पार्टी में एक और कारण से भी मन नहीं लग रहा था। स्टेनलेस के लंबे लंबे परिवेशन पात्रों में सजे नाना प्रकार के मिष्ठान देखकर उसके सामने न जाने क्यों अपने 3 भाइयों का मुख आंखों में आ जा रहा था। 5 साल की भैया दूज पर 3 राजकुंवर से भाइयों को उसने रोली अक्षत का टीका किया था। घर के गेहूं घट्स में पीस कर उसने दही में भिगोकर गोल गोल कुड़कुड़े सिंगल बनाए थे। भूरी गाय ने नया नया बछड़ा दिया था। उसी गाय के गाढ़े दूध में लाल पहाड़ी चावल की खीर बनाई थी। उस खीर में पड़े 5 किसमिसों के लिए 3 भाई योद्धा से जूझ पड़े थे। हट, तूने बड़ा किसमिस ले लिया, देखता नहीं कितना पिचका किसमिस था मेरा। किसी तरह उन 5 किसमिसों को 3 भाइयों में बराबर बांट उसने झगड़ा शांत किया था। सबसे छोटा भाई मिट्ठू उसे सबसे प्रिय था। रात को उसी के गले में हाथ डालकर चिपट कर सो रहता। स्कूल में कलम किताब खो जाने पर वो दीदी के सम्मुख मुंह लटकाकर खड़ा हो जाता। आज प्लेट पर रखे आइसक्रीम, मिष्ठान, फल आदि देखकर 5 किसमिसों पर लड़ते 3 भाइयों का सकरुण चित्र उसके सम्मुख आ गया था। वो एक टुकड़ा भी उठाकर मुंह में नहीं रख सकी। अपने स्वार्थ पर उसे गिलानी हो गई। चंदाबाई की ठुमरी सुनते सुनते वो यही सोच रही थी। खेतों से दिन भर की क्लांत के पश्चात लौटती अम्मा, जिसके दिन रात के व्रत ने उसे और भी सुखा दिया होगा। स्कूल से सूखा सा मुंह लिए लौटते 3 भाई होंगे तो उन्हें बासी रोटी और चीनी मिलाकर कौन देता होगा। स्कूल जाते समय 3 भाई कभी कभी मार्ग में पड़ती दाड़म नदी में नहा भी लेते थे। एक बार ग्राम प्रधान के कनिष्ठ पुत्र ने शोभा से कह दिया कि तीनों ने नदी के तीर पर लगे आड़ के पेड़ को खूब हिला हिलाकर कच्चे आड़ खाए और वे नदी में बड़ी देर तक नहाए। स्कूल देर से पहुंचने पर मास्टर ने पीटा और मुर्गा बना दिया। एक सांस में उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सुनाकर प्रधान पुत्र सिर पर पैर रखकर भाग गया था, क्योंकि शोभा के द्वितीय भ्राता रमेश की लंगड़ी से पूरा छात्र वृंद कांपता था। जब तीनों लौटे तो शोभा ने तीनों के कान खींचकर उन्हें कोने में खड़ा कर दिया। उस दिन उन्हें बासी रोटी भी नहीं मिली
और उनकी कांच की गोलियां शोभा ने निर्ममता पूर्वक पत्थर से तोड़ दी। गोलियां टूटते देख तीनों नतमस्तक अपराधियों की आंखें गीली हो गईं। मिट्ठू तो मुंह फाड़ कर रो पड़ा। किसी ने जैसे उसके नन्हे से हृदय पर ही पत्थर मारा था। वो बड़ी सतरंगी गोली, जो धूप में दिखने पर सतरंगी दिखती थी, चूर चूर हो गई। मिट्ठू की उन्हीं डबडबाई आंखों को याद कर उसकी आंखें भी गीली हो आईं। तभी चौंक कर उसने सतीश की मुग्ध दृष्टि देखी। पार्टी शेष होने पर वो पहले मौसी के कमरे में गई तो मौसी सो चुकी थी। फिर चौके में गई कि कहीं दूध खुला ना हो। जब सब कार्य शेष कर अपने कमरे में पहुंची तो देखा मंजरी बिना कपड़े बदले ही पलंग पर बैठी थी। उसे देखकर बोली, मैं तो इतनी थक गई हूँ मार्बल कि कपड़े भी नहीं बदले। मन कर रहा है कि थोड़ा कॉफ़ी बनाकर पी लूँ। तू स्टोव यहीं ले आ मार्बल, वहाँ शब्द पाकर अम्मा जाग जाएंगी। स्टोव लाकर शोभा ने पानी चढ़ा दिया और कपड़े बदलने लगी। मंजरी बोली, मार्बल कपड़े बदल कर भैया को बुला ला, कॉफ़ी तो उन्हें भी बहुत पसंद है। शोभा धोती बदल कर बोली, लाओ मैं प्याले पहुँच दूँ, तुम भैया को बुला लाओ। मंजरी खोलते पानी को निकाल रही थी, तुनक कर बोली, क्यों तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है क्या? तुम बुला लाओ ना, देखती नहीं मैं काम कर रही हूँ। शोभा सतीश को बुलाने चली गई। सतीश के कमरे तक पहुंची तो देखा खिड़की खोलकर सतीश उदास दृष्टि से बाहर देख रहा है। वो पीठ किए खड़ा था। धीर पदों से आती शोभा की पदध्वनि नहीं सुन पाया। शोभा असमंजस में खड़ी हो गई, उसे क्या कहकर पुकारे। वो पीठ किए खड़ा ही रहा। गला खकार कर वो गुनगुना कर बोली, आप कॉफ़ी पिएंगे? चौंक पड़ा सतीश। इतनी रात गए अपने एकांत कमरे की देहरी पर अकेली खड़ी शोभा को देखकर वो विवेक शून्य सा हो गया। शोभा का आनत मुंह अपने दोनों हाथों में लेकर वो बोला, तुम कैसे आ गई मार्बल? मैं अभी तुम्ही को तो बुला रहा था। मन ही मन सच्ची पुकार से पुकारा, इसी से तो आ गई ना। शोभा को लगा जैसे पूरा कमरा बड़े वेग से उसके चारों ओर घूमने लगा हो। वो ना हिली ना डुली, अपने ही में सिमट कर काँप उठी। खिड़की से आते क्षीण आलोक में उसका मुर्दनी छाया मुंह देखकर सतीश का ज्ञान लौट आया। उसने हाथ हटा लिए, डूबे से स्वर में बोला, मुझे क्षमा करना मार्बल, मैं पागल हो गया था। शोभा कांपते पैरों को सीधा नहीं रख पा रही थी। उसे लग रहा था वो पैर उठाते ही लड़खड़ा कर गिर पड़ेगी। सतीश पास ही बिछे पलंग पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। शोभा साहस कर बाहर आ गई। मंजरी प्याले में कॉफ़ी उड़ेल रही थी। बिना ऊपर देखे हुए बोली, आ रहे हैं भैया? नहीं। स्वर को यथासंभव संयत कर शोभा बोली, लो तुम ये प्याला वहीं दे आओ। मंजरी ने एक प्याला बढ़ा दिया। शोभा ने प्याला थाम लिया और निशब्द जाकर मेज पर रखाई। उसने ये भी नहीं देखा कि सतीश कमरे में है या नहीं। सतीश शोभा से पहले भी यदा कदा बोलता था। उस रात के बाद तो वो बिल्कुल ही कटा कटा रहने लगा। उसे शीघ्र ही अपने नए कोर्स के लिए वेलूर मेडिकल कॉलेज जाना था। इसी से दिन भर अपनी पुस्तकों में डूबा रहता। मंजरी और शोभा अपनी परीक्षा की तैयारी में लगी रहती। शोभा स्वयं ही सतीश से बचकर निकल जाती। उस रात्रि की स्मृति उसे अभी भी भूली नहीं थी। सतीश की वे लाल आंखें उसे अकेले में सहमा उठती। वो उठते ही अपने असंख्य कार्यों में जुट जाती और यूनिवर्सिटी से लौटने पर जनार्दन जी के साथ नियमित घूमने जाती। एक दिन यूनिवर्सिटी से लौटी तो जनार्दन जी बोले, बेटी आज घूमने नहीं चलेंगे, तिवारी जी का फ़ोन आया है, उनके यहाँ पीले बाबा पधारे हैं, उन्हीं का संकीर्तन है आज 6 बजे। सबको आमंत्रित किया है। सतीश से कहना तो व्यर्थ है, वो जाएगा नहीं। तुम दोनों चली चलना, बड़ा नाम सुना है स्वामी जी का, आज अवश्य दर्शन करेंगे। मंजरी स्वभाव की चंचल थी। उसे ये सब साधु समागम नहीं रुचता था, पर पिता के भय से वो भी चलने को तत्पर हो गई। दोनों को साथ लेकर जब जनार्दन जी तिवारी के यहाँ पहुँचे तो गेट से बड़ी दूर तक रिक्शा, तांगों और कारों का जमघट था। भीतर से झांझ, करताल, मंजीरे के स्वर के बीच हरे कृष्ण 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 हरे हरे की ध्वनि आ रही थी। सविता उन्हें देखकर बाहर निकल आई। सफ़ेद सूती साड़ी में लिपटी सविता दूसरी ही लग रही थी। उसने अपने को बड़े यत्न से संवारा था। मंजरी और शोभा को देखकर उसने इधर उधर देखा। किसी को न देख पाने का नैराश्य उसके मुंह पर स्पष्ट उभर आया। गालों पर कहीं रंग का लवलेश भी न था। खुले बालों को जूड़े में बांधकर साड़ी से ढका था। पैरों में रबर की चप्पलों की जगह लकड़ी की खड़ाऊँ थी। भौहें अब भी तुलिका से अंकित थीं, पर उनके बीच चंदन की छोटी सी बिंदी लगी थी। जनार्दन जी को देखकर उसने बड़ी श्रद्धा से दोनों हाथ माथे से लगाकर प्रणाम किया और नम्र स्वर में बोली, आइए। जनार्दन जी ने आशीर्वाद देकर शोभा और मंजरी से भीतर चलने को कहा। बड़ा हॉल खचाखच भरा था।
स्वामी जी गौर वर्ण ऊंचे कद के थे। घुंघराले केश स्कंध स्पर्श कर रहे थे। कमर से ऊपर का भाग नग्न, केवल एक रेशमी पीत परिधान विद्युत के झलमलाते आलोक में चमकता। उनकी वयस का अनुमान अत्यंत निकट से देखने पर भी लगाना कठिन था। उनके सुगठित शरीर, काले चिकने घने केश, नव तारुण्य प्रदीप्त आंखें देखकर लगता वे 30 के आसपास होंगे, पर उनकी शिष्य मंडली के कथनानुसार वे 50 पार कर चुके थे। उनकी आंखें प्रायः मुंदी ही रहती। खुलने पर उनकी शांत गंभीर दृष्टि देखने वाले के हृदय को स्पर्श कर बरबस अपनी ओर खींच सा लेती थी। कभी कभी वे भाव विभोर हो भक्त मंडली के साथ हरे कृष्ण संकीर्तन करते करते मूर्छित हो जाते। उनकी आनंद मूर्छा घंटों तक भग्न नहीं होती। कभी कहाँ गया रे कृष्ण काला गाते गाते बालक की भांति सुबकने लगते। कभी कीर्तन के साथ स्वयं कृष्ण बनकर नृत्य कर उठते। राधे रानी दे डारो न मुरली हमारी। भक्तगण उनके साथ गाते नाचते घंटों तक घर की सुध बुध खो बैठते। भांति भांति के लोगों का झमघट रहता। राज्य मंत्री से लेकर सट्टेबाज, यूनिवर्सिटी के छात्र, मेडिकल कॉलेज की छात्राएं, चौक की पन्य स्त्रियां, पत्रकार, पूंजीपति आदि। स्वामी जी सदा पीत परिधान ही पहने रहते। इसी से उनका नाम पीले बाबा पड़ गया था। लोग भांति भांति के उपहार तथा नाना प्रकार के मेवा, मिष्ठान, फल आदि से भरे थाल लेकर आते, पर स्वामी जी सब अपने हाथों से ही भक्तों को तत्काल बांट देते। एक बार विराटपुर की रानी साहिबा बड़ा सा जड़ायु मयूरकंठी हार लाईं और उनके चरणों में रखकर प्रणाम कर एक कोने में बैठ गईं। पीले बाबा उस समय आनंद मूर्छा में थे। मूर्छा टूटते ही उठ खड़े हुए। पैर मयूरकंठी हार में उलझ गया। हाथ में हार उठा लिया। फिर लाल लाल आंखों से रानी साहिबा को देखकर बोले, तू लाई है? खबरदार, ले जा, चली जा बाहर। रानी साहिबा का मुंह क्षण भर को फक पड़ गया। कांपते हाथों से हार उठाकर कमरे से बाहर चली गईं। भक्तगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। रानी विराटपुर को सब जानते थे। वो असहयोग आंदोलन में कई बार जेल जा चुकी थीं। कई मंत्री भी उनकी विशाल कोठी में टिकते थे, किंतु रानी साहिबा की कीर्ति पताका में अतीत का एक धब्बा अमिट कालिमा छोड़ गया था। क्रूर वैधव्य ने जब उनका सिंदूर पोंछा, वो तब थी मात्र 18 वर्ष की। राज्य का भार संभालने युवक देवर आए। उजाड़ महल में फिर विलास का संस्पर्श हुआ। दिन रात कमरे में पड़ी रोती कलपती रानी फिर दर्पण के सम्मुख खड़ी होने लगीं। पहले पर्दे की ओट में देवर से बातें करती, अब दोनों 7-7 घंटों राज्य के कागज़ों पर बहस करते। युवा देवर उन्हें शतरंज सिखाता। कभी दोनों तराई में शेर के शिकार को निकल पड़ते। गर्मी में नैनीताल की विशाल कोठी में रानी अकेली देवर के साथ रहने लगी। इसी भांति न जाने कब दोनों यौवन की उद्दाम लहरों में बह चले। रानी साहबा को सबके सामने अपमानित कर पीले बाबा का स्थान भक्तों के हृदय में और भी ऊंचा हो गया। लोग कहने लगे, वे अंतर्यामी हैं, मन की बात जान लेते हैं। शोभा और मंजरी दरवाजे के पास ही सिमट कर बैठी थीं। पीले बाबा ने आंखें खोलीं। शोभा के मुंह पर आंखें गड़ाकर ऐसी तरल दृश्य से देखते रहे कि शोभा पसीने से तर हो गई। सहसा बाबा उठकर शोभा के ही पास चले आए। घुटने टेक कर उन्होंने शोभा के दोनों कांपते हाथ पकड़ लिए और बोले, उठो राधे रानी, कन्हैया की मुरली दे दो। भक्तगण उस लज्जा से गड़ी जाती सौंदर्य की प्रतिमा को देख रहे थे। साथ ही उन्हें उसके भाग्य पर ईर्ष्या भी हो रही थी। अभी एक ही माह पूर्व तो बाबा जी ने इसी भांति एक ऐसी ही भीड़ में एक राधा को पहचाना था, बद्रीलाल शाह की चौथे विवाह की पत्नी कृष्णा को। बाबा कृष्णा का हाथ पकड़कर घंटों कृष्ण रूप में नाचते रहे थे। तब से कृष्णा के पति, जिनके वैभव का सूर्य प्रायः अस्त हो चुका था, एकाएक खोई समृद्धि पा गए। ये सब पीले बाबा की ही कृपा थी। कृष्णा आज भी बाबा जी की प्रिय शिष्या थी। अब उसके पति की कई मोटरें काठगोदाम रोड पर चलती थीं। हल्द्वानी में बहुत बड़ी तेल की मिल खुल गई थी। 60 वर्ष की आयु में बद्री शाह को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। आज जब बाबा ने शोभा का हाथ पकड़कर उसे नई राधा के रूप में पहचाना तो पास ही बैठी कृष्णा के मुंह पर जैसे स्याही पुत गई। वो गोदी से पुत्र को जमीन पर धम से पटक कर बाहर चली गई। लड़का एकाएक अपना स्थानांतरण देखकर उच्च स्वर में रो पड़ा और बाबा जी एक बार उसकी ओर देखकर पुनः अपने आसन पर बैठकर समाधिस्थ हो गए। मुख पर वही अलौकिक शांति छा गई। दोनों नयन मुंद गए। क्षण भर पूर्व का छिछोरा कन्हैया न जाने कहाँ चला गया। चौकी पर आसीन शांत अडिग भव्य मूर्ति के सम्मुख अविनाश का मस्तक भी श्रद्धा से नत हो गया।
जब बाबा जी ने उठकर नितांत अपरिचित शोभा का हाथ पकड़ लिया तब मंजरी और अविनाश दोनों मन ही मन झुंझला रहे थे। ये क्या स्वांग कि एक अपरिचित रमणी को प्रथम दृष्टि में ही राधा बनाकर निर्लज्ज प्रणय निवेदन। बेचारी लड़की को निरीह गाय की भांति घसीटते वो बाबा जी कितने ही पहुँचे हुए परम ब्रह्म क्यों ना हो, पर यह खींचातानी उन दोनों को अच्छी नहीं लगी। पीले बाबा की समाधि बड़ी देर तक भंग न होती देख जनार्दन शोभा से बोले, बेटी देर हो गई, चलो अब चलें। शोभा के प्राण में प्राण आए, वो उठ खड़ी हुई। उन्हें उठते हुए देख अविनाश भी उठकर बाहर चला गया। सविता बाहर ही खड़ी थी। मंजरी से बोली, प्रसाद के लिए तो आप रुक जाती, अब समाधि टूटने को ही है। मंजरी ने कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे। आज माँ भी घर पर अकेली हैं, उनकी दवा का भी समय हो गया है। सविता उन्हें बाहर पहुंचाकर फिर भीतर चली गई। बड़ी सुशील लड़की है, जनार्दन जी ही बोले, पर उनकी बात का किसी ने भी समर्थन नहीं किया। अकेला अविनाश हाथ की छड़ी से मिट्टी उठा उठाकर इधर उधर करने लगा। मंजरी प्रसंग बदल कर बोली, पिताजी आपको कैसे लगे पीले बाबा? जनार्दन बोले, मैं क्या जानूं बेटी, सुना है कि बहुत पहुँचे हुए हैं। साहब जी का तो दिवाला निकल गया था, उन्हीं के आशीर्वाद से आज फिर लाखों के मालिक हैं। शोभा निःशब्द चली जा रही थी। रिमझिम वर्षा की फुहारों से सब भीगने लगे। अंधेरा हो चला था और मार्ग भी निर्जन था। इतने में एक रिक्शा दिख गया। वर्षा का वेग बढ़ चुका था। अविनाश ने रिक्शा रोक लिया और बोला, आप लोग बढ़ जाइए, भीग रहे हैं। किंतु रिक्शा किसी तरह 3 सवारी ले जाने को तत्पर नहीं हुआ। मंजरी बोली, शोभा तू चली जा पिताजी के साथ, तेरे ही ठंड खाने की अधिक संभावना है। मुझे तो कभी छींक भी नहीं आती। मैं अविनाश भैया के साथ चली आऊँगी, कोई रिक्शा भी मिल ही जाएगा। जनार्दन जी और शोभा को एक रिक्शा में भेजकर मंजरी और अविनाश चलने लगे। वर्षा का वेग तीव्रतर होता जा रहा था। बीहड़ मार्ग, निविड़ अंधकार और बीच बीच में चमकती विद्युत से मंजरी मन ही मन भयभीत हो रही थी। अविनाश जैसे उसके भय को भांप गया। डर तो नहीं रही हो मंजरी? उसने पूछा। नहीं तो, साहस कर मंजरी बोली तो, पर अंधकार में पार्श्व में चलते अविनाश को भी वो नहीं देख पा रही थी। और तभी वो एक मार्ग में पड़े कटे वृक्ष के एक ठूंठ से टकरा कर गिर पड़ी। घबरा कर अविनाश बोला, क्या हुआ मंजरी, कुछ पैर में गड़ तो नहीं गया? मंजरी दोनों हाथों से पैर पकड़कर सिसकने लगी। अविनाश ने जेब से दिया सलाई जलाने की चेष्टा की, पर हवा के तीव्र झोंके में तीली बुझ गई। मंजरी को पीड़ा से छटपटाते देख अविनाश को बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा था, पर अंधेरे में वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। कभी मंजरी की सिसकियाँ दब दब कर धीमी हो जाती तो कभी वो करहा उठती। मंजरी बोली, जरूर हड्डी टूट गई है, मुझसे तो सांस भी नहीं ली जा रही है। अविनाश ने टटोल कर उसका पैर हाथों में ले लिया और कुशल डॉक्टर के अनुभव से बोला, पगली कहीं की, हड्डी नहीं टूटी है, शायद मोच आ गई है। मेरा हाथ पकड़कर उठने की चेष्टा तो करूं। मंजरी ने अविनाश का हाथ पकड़कर उठने की चेष्टा की, पर फिर चीख कर बैठ गई, मुझसे तो ये पैर नीचे ही नहीं रखा जाता। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। चमकती बिजली के प्रकाश में मंजरी का अश्रुसिक्त मुंह देखकर अविनाश का हृदय करुणा से भर गया। वो बोला, मेरे कंधे पर हाथ रखकर चलने की थोड़ी चेष्टा तो करो मंजरी, चौराहे पर ही रिक्शा मिल जाएगा। मंजरी बोली, मुझसे तो बिल्कुल नहीं चला जाएगा। अच्छा तो तुम बैठो, मैं रिक्शा ढूंढ कर ले आता हूँ। कहकर अविनाश उठ खड़ा हुआ। वर्षा का वेग क्रमशः तीव्र होता जा रहा था। बड़े कड़ाके से कहीं बिजली गिरी। मंजरी ने भयभीत होकर अविनाश का कोट पकड़ लिया। नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं रहूँगी, आप मत जाइए। एकाएक अविनाश उछल कर बोला, मंजरी तुम तो बहुत भारी नहीं हो, मैं तुम्हें आसानी से गोद में उठा सकता हूँ। अंधेरे में मंजरी की कनपटी तक लाली दौड़ गई। वो सरल डॉक्टर ये नहीं देख पाया। फुर्ती से उसने घुटनों में मुंह छिपाए मंजरी को अपनी सशक्त बाहों में उठा लिया और वर्षा से भीगते भी लंबे ढक भरने लगा। मंजरी लज्जा से गठरी बनी पूर्ववत से सकती रही। मंजरी के बोझ से अविनाश की बाहें दुखने लगी थीं। वर्षा से बाल बिखर गए थे। जब वो घर पहुंचा तब जनार्दन, सतीश, शोभा चिंतित बाहर खड़े थे। एक हाथ में टॉर्च लेकर सतीश शायद उन्हें ढूंढने ही जा रहा था। क्या हो गया अविनाश? सतीश ने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं, अविनाश बोला, थोड़ी चोट आ गई है। पिता, शोभा और भाई को देखकर मंजरी की रुलाई फट पड़ी। भीतर जाकर अविनाश ने उसे पलंग पर लिटा दिया। पैर में काफ़ी सूजन आ गई थी। सतीश ने पैर दबाकर देखा। फ्रैक्चर तो नहीं दिखता, थोड़ा गर्म पानी ले आओ शोभा, वो बोला।
शोभा उसी के पास खड़ी झुककर मंजरी का पैर देखने लगी और क्षण भर को भूल ही गई कि वो सतीश से कितनी सटकर खड़ी है। इसी से जब सतीश ने उससे पानी लाने को कहा तो वो सहसा चौंक पड़ी। जल्दी से स्टोव जलाकर वो गर्म पानी कर लाई और स्टूल पर रखकर रुई से मंजरी का पैर सेकने लगी। मंजरी अभी भी मुंह ढापे से सक रही थी। जनार्दन जी और अविनाश गोदावरी को मंजरी का हाल बताने गए थे। वो व्यर्थ में ही चिंतित हो रही थीं। शोभा कुशल हाथों से यत्नपूर्वक मंजरी का पैर सेक रही थी और सतीश वहीं पर खड़ा था। वर्षा के साथ बाहर ओले भी पड़ने लगे थे। रह रहकर बिजली की चमक में सतीश को शोभा का कार्यरत सलोना मुखमंडल दिख रहा था। उसकी निमीलित बड़ी बड़ी आंखों की ओर वो मुग्ध दृश्य से एकटक देखता रहा और एक अज्ञात अपरिचित मोह से उसका हृदय परिपूर्ण हो उठा। शोभा की पतली लंबी उंगलियों से लेकर उसके ब्लाउज के चौकोर गले से उसकी उभरी हड्डियों से बने छोटे से घेरे तक सबके लिए उसको न जाने कैसा मोह हो आया और अपने इस अद्भुत मोह की कैफियत ढूंढ कर भी वो नहीं पा सका। अब रहने दो मार्बल, मंजरी बोली। शोभा ने स्टूल खिसका लिया और उठने लगी। तभी बड़े वेग से कहीं कड़ाक शब्द के साथ बिजली गिरी और सारी बत्तियां बुझ गईं। दुर्भेद्य आवरण और अंधकार को पार कर शोभा बाहर जाने लगी, पर क्षण भर को किसी ने उसके दुर्बल हाथों को अपने लौह पाश में जकड़ लिया। वो कांप उठी, पर आश्चर्य, बंधन परिचित जानकर भी उसने छुड़ाने की कोई चेष्टा नहीं की। क्षण भर को उसका हाथ दम तोड़ती चिड़िया की भांति सतीश के हाथों में फड़फड़ा उठा। फिर वो बंधन शिथिल कर लज्जित दुत पगों से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो दिया जलाकर लौटी तब सतीश मंजरी के पायताने कुर्सी पर बैठा था। उसने झुककर दिया खिड़की पर रख दिया और स्वयं मंजरी के पास बैठकर उसके बालों को सहलाने लगी। दिए का क्षीण प्रकाश शोभा के रूखे केशपुंज उसके पीले उदास मुख पर पड़ रहा था। सतीश की विस्फारित दृष्टि उसी पर निबद्ध थी। एक ही क्षण में अंधकार ने दोनों को कितने निकट ला दिया था, यही सोच रहा था सतीश। शोभा और सतीश में प्रेम हो पाया कि नहीं, जानने के लिए सुनिए अगला भाग 3।